नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये छठा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन भारत के साहित्य पर चर्चा की थी। साहित्य से रिलेटेड उसमें जितने भी साक्ष्य थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। जो इतिहास है हमारा वो 3 कालों में विभाजित किया गया है। ये काल कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल। आखिर प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा था। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह हमें उस समय के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी लिखित विवरण नहीं रखा था। तो ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं है और हम उस काल की जानकारी उस समय के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से करते हैं, ऐसा काल हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लेखन कला तो मौजूद थी, लेकिन जो लेखन कला थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस तरह लेखन थी कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए कोई लिखित विवरण उपलब्ध है। जिसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध है ऐसा काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब बात करते हैं हम पाषाण काल की। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। जो पाषाण काल है वो मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। पाषाण काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये काल कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 कालों में विभाजित कर देते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम बारी बारी से इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसके अर्थ की। तो जो इसका अर्थ है, यूनानी भाषा में पैलियोस का अर्थ है प्राचीन। जो पैलियोस है इसका अर्थ है प्राचीन और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण। इसका मतलब प्राचीन का पाषाण। इन्हीं के आधार पर पाषाण काल शब्द की रचना हुई या निर्माण हुआ, पैलियोस और लिथोस से, जिसका अर्थ है क्रमशः प्राचीन और पाषाण। तो इसी आधार पर पाषाण काल शब्द का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि पाषाण काल में इम्पोर्टेंट क्या था। ये जो काल था इसमें आखेटक मतलब शिकार और खाद्य संग्राहक लोग अपने खाद्य सामग्रियों को संग्रह करते थे। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे और अपने जो खाने की सामग्रियां थीं, क्योंकि वो सिर्फ शिकार करते थे तो वो अपने जो शिकार को ही इकट्ठा करके रख लेते थे। तो यह काल शिकार और खाद्य संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के शरीर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। जो पुरा पाषाण कालीन मनुष्य हैं उनके अवशेष अभी तक भारत में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका सीधा प्रमाण यहाँ तक ये कह सकते हैं कि भारत में पुरा पाषाण कालीन का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। सिर्फ उस समय के प्रयोग किए हुए पत्थर एवं उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरा पाषाण काल के मनुष्यों के शरीर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिर्फ उनके समय के जो पत्थर और उपकरण प्रयोग होते थे वही प्राप्त हुए हैं।
और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के होंगे। जो पूरा पाषाण काल है वो लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व पहले के हैं। अब इनके कौन कौन से उपकरण मिले हैं? गोल पत्थर से बनाए गए प्रस्तर उपकरण, जो उनके बनाए हुए प्रस्तर उपकरण हैं जो कि गोल पत्थरों से बनाए गए थे, ये हमें सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिले हैं। और इनके पत्थर क्या थे? जो इनके पत्थर थे वो कौन कौन से प्रणाली के थे? तो सामान्य पत्थरों में के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। जो इनके पत्थर थे वो कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। और औजार जो थे इनके कहाँ पाए गए हैं? मद्रास में पाए गए हैं। इनके औजार जो है मद्रास, जो कि वर्तमान में जिसको चेन्नई कहते हैं, वहां पर पाए गए हैं। तो इनके जो पत्थर थे वो किस प्रणाली में बनाए गए थे? तो इनके पत्थर कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। और ये मिले कहाँ पर है? इनके जो अवशेष मिले हैं, जो पत्थरों के अवशेष मिले हैं, वो हमें मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई, वहां पर पाए गए हैं। इन दोनों प्रणाली से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिली है। जो प्रणालियां हैं, जो दोनों प्रणाली हैं हमारी, उन दोनों प्रणाली से निर्मित प्रस्तर के औजार हमें सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिली है। इस समय के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। जो पूरा पाषाण काल है उसके समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। पूरा पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। पूरा पाषाण कालीन लोग अग्नि से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से स्थल पूरा पाषाण कालीन के हैं? आइए देखते हैं। पहलगाम, कश्मीर, पहलगाम जो कि कश्मीर में है। बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़, ये होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। ये पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां जहां पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। नेवासा, अहमदनगर, महाराष्ट्र, ये 4 पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहलगाम, कश्मीर, बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़, ये है होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेवासा जो कि अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की, मिडिल पैलोलिथिक। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे थे। जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण थे वो आकार में छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। जो मध्य पाषाण काल के उपकरण यूज किए गए हैं वो पूरा पाषाण काल से छोटे थे, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण कालीन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्वार्टजाइट, जो पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाने के लिए पदार्थ का यूज करते थे वो क्वार्टजाइट का यूज करते थे। उनके स्थान पर मध्यकाल में जेस्पर, एगेट, चर्ड, चाल, सिडनी जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे। पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था, जबकि मध्यकाल में जेस्पर, एगेट, चर्ड, चाल और सिडनी जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते थे। मध्य पाषाण काल के लोग भी शिकार पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल के लोग भी शिकार पर निर्भर थे। इनका मुख्य जो कार्य था और वो जो उनका मुख्य भोजन था वो शिकार पर ही निर्भर था। इस समय के लोग पशुओं में गाय, बैल, बकरी, घोड़ा एवं मानव अस्थिपंजर
भैंसों का शिकार करते थे। इस समय के लोग पशुओं में ये इस समय के लोग पशुओं में गाय, बैल, बकरी, घोड़ा और भैंसों का भी शिकार करते थे। इस समय के लोग गाय, बैल, बकरी, घोड़ा और भैंसों का शिकार करते थे। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिससे पता चलता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर अग्रसर हो रहे थे। कुछ साक्ष्य जो मध्य पाषाण कालीन हैं वो ऐसे पता चलते हैं कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन की ओर अपने कदम बढ़ाए थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। जो मध्य पाषाण काल की जो समाधियां मिली हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं। जो मध्य पाषाण काल है वहां पर मानव के जो अस्थिपंजर हैं उनके साथ कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं। ये दोनों साथ साथ मिले हैं। इससे क्या प्रमाण होता है कि लोग जो है कुत्ते को पालने में रुचि रखते थे। उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था, जिससे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य के प्राचीन सहचर हैं। स्पष्ट है यहाँ पर कि जो कुत्ता है वो मनुष्य का प्राचीन सहचर है और पुराने समय से ये मनुष्य के साथ मिले चले आ रहे हैं। तो मानव के साथ में कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। इससे ये क्या प्रतीत हुआ कि ये मनुष्य के प्राचीन सहचर थे। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल में साधारणतः इस काल की समय सीमा 3500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नव पाषाण काल की जो समय सीमा है वो 3500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यूनानी भाषा के शब्द नियो का अर्थ नवीन होता है। जो नियो है यहाँ पर नव पाषाण काल, तो यूनानी भाषा में नियो शब्द का अर्थ नवीन होता है। इस काल की सभ्यता के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। ये जो इस काल की जो सभ्यता थी, नव पाषाण काल की सभ्यता थी, वो भारत के विशाल क्षेत्र में फैली थी। नव पाषाण काल की सभ्यता भारत में काफी विशाल क्षेत्रों में फैली थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त किया। जो नव पाषाण काल के उपकरण थे, वो ली मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त किया और ये 1860 ईस्वी में प्राप्त किया। किसने प्राप्त किए? ली मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में नव पाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश थे। जो नव पाषाण कालीन सभ्यता थी, इसके मुख्य केंद्र कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, असम आदि थे। यहाँ पर नव पाषाण कालीन सभ्यता विकसित हुई। इस समय के प्राप्त प्रस्तर औजार गहरे ट्रैप के बने थे। जो नव पाषाण काल के जो औजार थे वो गहरे ट्रैप के बने थे। इन औजारों पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी हुई थी। जो नव पाषाण कालीन जो औजार थे, इन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी हुई थी। नव पाषाण काल में चावल की खेती का भी प्रमाण है। जो नव पाषाण काल में चावल की खेती का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है और इसके जो साक्ष्य हैं वो इलाहाबाद के निकट कोलडीवा नामक स्थान से मिलता है। नव पाषाण काल के जो चावल के जो साक्ष्य, उनका जो उल्लेख है वो कोलडीवा नामक स्थान से मिला हुआ है। इलाहाबाद के कोलडीवा नामक स्थान से चावल की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसका समय 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जो चावल के साक्ष्य हैं, इनका जो कोलडीवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, इनका समय 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व
माना जाता है। धान के अतिरिक्त, क्योंकि चावल जो धान से प्राप्त होता है, तो धान के अतिरिक्त जौ की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। धान के साथ साथ जौ की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। महगढ़ा नामक स्थान में एक पशुबाड़ा भी मिला है। जो महगढ़ा नामक स्थान है वहां से एक पशु का बाड़ा भी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग पशुपालन में रुचि लेने लगे थे। इस समय तक सभ्यता, जो पाषाण सभ्यता, काफी विकसित हो चुकी थी। जो क्योंकि धान की खेती, जौ की खेती और पशुबाड़ा भी मिला, इससे ये समझा जा सकता है कि पाषाण सभ्यता अब विकसित हो चुकी थी। अब मनुष्य खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बन गए थे। मनुष्य अब खाद्य पदार्थों का उत्पादक भी था और उपभोक्ता भी था। वह जो है एक दूसरे के जो खाद्य पदार्थों का बदलाव करते थे। जैसे कि कहीं पर धान हुआ, कहीं पर जौ हुआ, तो ये लोग एक दूसरे को धान और जौ जो है एक दूसरे से बदलते थे, विनिमय करते थे। तो ऐसी भी स्थिति अब उत्पन्न हो गई थी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गए थे। उत्पादन भी होता था और वो उसको उपभोग भी करते थे। अब वह स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगे थे, क्योंकि कृषि शुरू हो चुकी थी, कृषि का विकास हो गया था। इस वजह से अब लोग स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगे थे। किस खेती भी और पशुपालन भी, जिसके कारण अब लोग स्थायी होने लगे थे। स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर अब वो आकर्षित होने लगे थे। उसे बर्तन बनाने की तकनीकी का भी ज्ञान हो गया था। तो नवपाषाण काल में बर्तन बनाने की तकनीकी का भी विकास हुआ। संभवतः वे वस्त्रों की जगह जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। जो ये लोग, जो नवपाषाण काल के लोग थे, वो वस्त्रों में जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। अपना तन ढकने के लिए वो जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की जो कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ गुफाओं में चित्रकारी का भी आभास होता है। जो नवपाषाण काल की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रकारी का भी आभास हुआ है और उनके कुछ जो बर्तन थे उन बर्तनों में भी चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। कृषि कर्म का प्रारंभ नवपाषाण काल में हो गया था। नवपाषाण काल में कृषि कर्म का प्रारंभ हो गया था। तो ये नवपाषाण काल की कुछ विशेषता है। कृषि का प्रारंभ हुआ है, चित्रकारी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। वो लोग तन ढकने के लिए जानवरों खालों का प्रयोग करते थे। बर्तन तकनीकी का ज्ञान हो गया था और वो स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगे थे। लेकिन वह कहाँ हुआ, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद। अब कृषि कार्य का प्रारंभ नवपाषाण काल में तो हो गया था। कृषि का कार्य नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन यह कार्य कहाँ पर हुआ, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है कि कृषि का कार्य आखिर कहाँ पर हुआ। इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर जो कच्छ के मैदान हैं, वहां पर बेलन नदी में मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ। ये कहाँ पर है? सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर जो कच्छ के मैदान है, वहां पर बेलन नदी घाटी में मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ। और ये स्पष्ट नहीं है, ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि मेहरगढ़ में कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ, जो कि कच्छ की बेलन घाटी में स्थित है। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग शुरू कर चुके थे। जो नवपाषाण काल था, इसमें लोगों ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा।